स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह हम जीके जीएस का अगला सेट यानी चौथा सेट लेकर के आए हैं, जिसमें पिछले सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे। यानी चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी पर जीवन संभव है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जहां पर उतरने वाले विश्व के जो प्रथम व्यक्ति है वह उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी पहला नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। हालांकि चंद्रमा पर जो इनके साथ दूसरे व्यक्ति गए थे, जो इनके बाद वहां कदम रखा था, उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। लेकिन चूंकि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, इसलिए इनका नाम हम लोग याद रखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं कौन? एडविन एल्ड्रिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यानी पूरे विश्व में जो 7 महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप तो जो एशिया है, लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इस दूसरे नंबर प्रश्न के लिए दोस्तों जो सबसे सही उत्तर है वह है कौन? ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश, यहाँ देश पूछा जा रहा है, महादेश नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत की बात अगर हम लोग करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है और पहला जो बड़ा देश है वह रूस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा तीसरा नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे सर्वोच्चतम पर्वत चोटी है हम सभी जानते हैं कि वह हिमालय पर्वत का भाग माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगर हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी यानी K2 में, जो कि POK में स्थित है, गाडविन ऑस्टिन है। और अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है तो वह है कंचनजंगा। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है हम सभी जानते हैं कि सबसे पवित्र नदी, लंबी नदी के रूप सबसे लंबी नदी है यानी गंगा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है वह गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा 2 अलग अलग धारा के रूप में निकलती है और जो है देवप्रयाग के पास उत्तराखंड में एक साथ मिल करके गंगा के नाम से प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी। कोसी जो है वो बिहार की शोक है। तो एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खानवा और घाघरा का युद्ध जो है वह किस मुगल शासक ने लड़ा था। खानवा और घाघरा का युद्ध जो है वह जिस मुगल शासक ने लड़ा था उसका यानी वह मुगल सत्ता के संस्थापक बाबर हैं, जो कि 1526 ईस्वी में भारत में इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के युद्ध में और जो है ये मुगल शासक का नींव रखे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नंगा पर्वत कहाँ अवस्थित है। यानी नंगा पर्वत जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 7वां नंबर प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी कि नंगा पर्वत जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कैलाश और मानसरोवर के बीच जो स्थल मार्ग है, यानी कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को जोड़ने का कौन सा दर्रा कार्य करता है। तो पहाड़ के बीच 2 पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक रूप से बने रास्ते होते हैं जिन्हें दर्रा के नाम से जाना जाता है, तो ये माना दर्रा के द्वारा जो है कैलाश और मानसरोवर पर्वत को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा
जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये श्रीनगर को जो लेह से जोड़ने का कार्य करता है जो दर्रा, वह है ऑप्शन नंबर ए। इसका भी सही उत्तर होगा कि जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान, जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और अंतरिम सरकार की जो गठन हुई उसके जाने से पहले, तो उस अंतरिम सरकार का गठन जो है वह हुआ था किनके नेतृत्व में? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन पूछा यह जा रहा है कि अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो चूंकि जो अंतरिम सरकार का पहला बार गठन हुआ था तो उसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी लोग साथ मिलकर के सरकार का गठन किए थे। तो उस वक्त जो वित्त मंत्रालय मिला था वह था लियाकत अली खां, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा कि लियाकत अली खां को जो है वित्त मंत्रालय मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत है और उसमें जो सबसे सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 61.8% जो है यह बिहार का साक्षरता दर है। हालांकि इसे बढ़ा करके हमें आगे करना है और यह आंकड़ा भी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब यह आंकड़ा इतना नहीं होगा, आंकड़ा इससे बहुत आगे मिलेगा क्योंकि अभी उसके बाद से सेंसस हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर इसी आंकड़े को ध्यान में रख के चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक के रूप में जो जाने जाते हैं यह भी एक यात्री है जो कि कहाँ से यात्रा यूनान के आए थे, डायमेकस के ये के रूप में, और चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और इन्होंने जो है यहाँ ये इंडिका पुस्तक की रचना की है। इनका नाम सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मेगास्थनीज है जो इंडिका की रचना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला, तो उसके संस्थापक कौन है? विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? प्राचीन काल में 3 प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, एक था विक्रमशिला, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसमें विक्रमशिला के जो संस्थापक हैं वह धर्मपाल महोदय हैं, ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा, याद रखिएगा। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे हम लोग ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जी, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते किसको हैं कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई गया में, तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। उनके प्राण त्याग की जो घटना है उसे जो है महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, और घर त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये सब जो वर्ड है, धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? जो उनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, तो यह उन्होंने जो उपदेश दिया है प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, यह सारनाथ में दिया है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में इसका सही उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म जो है वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, अर्थात 15वां नंबर प्रश्न के लिए भी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह सीमांचल का जिला किशनगंज है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा कि बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में गया नगर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार का जो गया नगर है जहाँ पर जो है जिस जिला में ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसका सबसे जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि यह फल्गु नदी के किनारे बसा है, या फिर इसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। पिंड दान करने लोग इसी नदी में जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जो ये है गया है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। कमला जो है ये दरभंगा नदी में दरभंगा जिले में से होकर बहती है और गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। गंगा नदी तो जानते ही हैं कि पटना इसके किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या शहर बसा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। यानी यहाँ पूछा ये जा रहा है कि ये जो नाम है मेगास्थनीज है, अलब्रूनी है, इब्न बतूता है और ये ह्वेनसंग है, ये सभी अलग अलग देशों के यात्री हैं जो भारत में विभिन्न समयों में आए हैं और यहाँ के बारे में अपनी अपनी पुस्तक भी लिखे हैं। जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसी प्रकार अलब्रूनी ने जो है तहकीकात हिंद लिखा है, इब्न बतूता ने जो है रिहला लिखा है। ये सभी इन लोगों के पुस्तक है लिखे हुए। तो ये अलग अलग देशों के निवासी हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसमें से किन्होंने अध्ययन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और यहाँ जो अध्ययन किया है वह ह्वेनसंग है जो कि एक चीनी यात्री हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य कौन थे ये जानते चलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह नंद वंश की हरा करके अपने जो है मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे और वो कौटिल्य के मदद से, और इसलिए उन्होंने कौटिल्य को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और कौटिल्य ने जो है एक पुस्तक की रचना की थी जिसे जो है अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो वह 15 अधिकरणों में विभक्त था और ये जो है ये अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? तो यह था उसके शासनकाल के सिद्धांत पर और अभ्यास पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो 16 महाजनपदों की जानकारी हम इतिहास में प्राप्त करते हैं उनमें से जो है 3 प्रमुख महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित था, मगध, उसके बाद जो है वज्जी संघ। इसमें इसकी जो जानकारी हमें मिलती है यह बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुतर निकाय से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि महाजनपदों की, सभी महाजनपदों की जानकारी हमें अंगुतर निकाय से ही मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है, यानी हमें जो विटामिन की पूर्ति होती है सबसे अधिक मात्रा में हम विटामिन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अन्न से, दूध से, फल एवं सब्जी से, मांस से। तो हमें जो सबसे अधिक सर्वाधिक विटामिन की प्राप्ति होती है वो फल एवं सब्जियों से होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का उत्पादन को जो है वह एपीकल्चर के नाम से जाते हैं, या हॉर्टिकल्चर, या टिश्यू कल्चर, या फिर सेरीकल्चर। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? 22वां का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो रेशम का उत्पादन है उसे सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है? तो चूंकि चूना जो है वो कैल्शियम है जो कि जो है एक तरह से समझिए तो क्षारीय होता है और उसका जो इस्तेमाल मिट्टी में इसलिए मिलाया जाता है कि अगर मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए जो है यहाँ पर मिट्टी में, भूमि में जो है वह चूना का प्रयोग किया जाता है, यानी अम्लीय मृदा में सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी हम उस को क्या कहेंगे जिसमें हम लोग जो है फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पुष्प का जो अध्ययन है, फूलों का जो अध्ययन है उसको एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी इस 24वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि फूलों के अध्ययन को जो है वो एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वो किस नाम से जाना जाता है? संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो रेफ्लेशिया के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा फूल के रूप में क्या जाना जाएगा? रेफ्लेशिया। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके उत्तर बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न का आंसर अगर हमसे पहले आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के उल्फिया जो है यह संसार का सबसे छोटा फूल है। अंत में भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से जो है इस सेट में आपके कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का अब नया नाम क्या रखा गया है? जोग या जो गरसोप्पा जलप्रपात है इसका सब नया नाम जो रखा गया है वह कौन सा नाम है? तो वह है महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर है 26वां नंबर प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है
क्वेश्चन नंबर 27 है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। जी, इस 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हुंडरू का जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है, किस नदी पर निर्मित है? तो हुंडरू का जो जलप्रपात है वह झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए 28वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रब्बी फसल नहीं है? रब्बी फसल तो हम सभी जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, रब्बी, खरीफ और जायद। रब्बी फसल किसको कहेंगे? तो रब्बी फसल वह फसल है जो नवंबर दिसंबर में बोए जाते हैं और जो है मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं, जो यानी हम ये कह सकते हैं कि शुष्क मौसम में जो फसल उगाए जाते हैं, जिसमें गेहूं, चना, जौ, मसूर, दलहन, तिलहन ये सारे फसल आते हैं। तो अगर इसमें जो हम बात करें कि जो रब्बी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जूट जो है वो रब्बी फसल की श्रेणी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? जी दोस्तों, कृषि से संबंधित जितने भी क्रांतियां हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं, तो हम इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह सेट पूरा कंप्लीट आप देखिए ताकि आपका पूरी तरह से तैयारी हो पाए। तो हरित क्रांति का जो अर्थ होता है वह यह है कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी इस 30वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि हरित क्रांति किसे कहेंगे? कि कृषि की आधुनिक विधि का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? मुख्य रूप से जो हरित क्रांति की बात आती है वह गेहूं के फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया गया था, जिसके जो जनक जाने जाते हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी 31वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि ब्लू रिवॉल्यूशन, पिंक जो नीली क्रांति है वह किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये किया गया था? तो ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति है, इसके जरिए जो है वह ये मत्स्य उत्पादन के लिए यह क्रांति लाया गया था, यानी मछली की उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन का जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्वेत रिवॉल्यूशन जो है, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहिए या श्वेत क्रांति कहिए, इसका संबंध किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने से है? तो श्वेत क्रांति जो है, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, यह दूध के ये को उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह क्रांति लाया गया था, ताकि इसके जरिए जो है ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, उसकी आपूर्ति सभी लोगों के लिए हो, तो इसलिए जो है ये लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक जाने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, वो कौन जाने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो यहाँ जाने जाते हैं वो डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर है 34वां नंबर प्रश्न का कि डॉक्टर वी कुरियन जो है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन जो है वह किससे संबंधित है, यानी किस फसल के उत्पादन से संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन? तो हमने अभी आपको कहा था कि सभी जितने भी जो क्रांति है इससे संबंधित उसको हम इसमें कवर किए हैं, इसलिए आप इसमें अंत तक बने ही रहिएगा। तो पिंक रिवॉल्यूशन जो जाना जाता है वह जाना जाता है किससे? 35वां का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी के झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित जो है वो पिंक रिवॉल्यूशन था, गुलाबी क्रांतियां थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध जो है वो टमाटर के उत्पादन से है, या फिर आलू के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से, या फिर शलजम के उत्पादन से है। तो गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वह है आलू के उत्पादन से संबंधित। टमाटर के उत्पादन से संबंधित अगर बात करें हम लोग तो वो लाल क्रांति है, यानी रेड रिवॉल्यूशन है। हम लोग सभी जितने भी क्रांतियां हैं उसको कवर करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न भी देख रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कुछ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी जरूर इसे शेयर कीजिएगा लाइक करते हुए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है, इसका जो सबसे सही उत्तर है वह यह है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति लाया गया जिसके जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन थे। तो इस प्रकार ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है
कि झूम क्या है। तो झूम एक लोक नृत्य है या फिर नदी का नाम है या जनजाति का नाम है या एक कृषि का नाम है। तो झूम जो है वह एक प्रकार की खेती का नाम है, कृषि का एक तरीका है। हालांकि इसके विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, या भारत के भी अन्य राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे भी हम लोग देखेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर 38वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा। यह कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है। यहाँ हम लोग को क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति थी, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति थी, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांतियां थी, और उर्वरक के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांतियां थी। तो खाद्य उत्पादन के लिए थी हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए थी श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए थी नीली क्रांति, और जो उर्वरक उत्पादन के लिए वह है भूरी क्रांति। तो ये जो हम लोग मिलान किए हैं, इसके अकॉर्डिंग सही कूट कौन सा होगा। तो सही कूट 1 का ए, 2 का सी, 2 का 3, सी का 2, और उसके बाद जो है डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही कूट के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं किया गया है। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश, केला में महाराष्ट्र, आलू में उत्तर प्रदेश, और नारियल में केरल। तो तंबाकू में आंध्र प्रदेश सही है, केला में महाराष्ट्र यह गलत है, बाकी आलू में उत्तर प्रदेश और नारियल केरल के लिए सही सुमेलित है। तो जो चूंकि गलत सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पिछले इसके आधारित पर किए हैं, और यह प्रश्न जो है आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही अधिक लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे फिर एक बार चलते चलते रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों की भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।